सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है समास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं समास के विषय में कि किस प्रकार से व्याकरण में समास का प्रयोग किया जाता है। पाठ 7 समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का जो बच्चों अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि किसी भी अगर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, अगर हम उनको छोटा करके लिख दें या फिर हम उसका एक ही शब्द बना दें तो वो कहलाएगा समास। समास जो होते हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को स्पष्ट करते हैं, यानी कि अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ वो एक शब्द में ही बता देते हैं। और समास करने का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि हम कम शब्दों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर सकें, हम अपनी बात को कह सकें। इस हिसाब से जो समास की परिभाषा है वो है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि इसमें ऐसे पद होते हैं, कई सारे हम ऐसे पदों को ले लेते हैं जिनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है और उनको मिलाकर एक संक्षिप्त रूप दे देते हैं। तो जो समास में सबसे पहले आते हैं समस्त पद। समस्त पद इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जब हम समास करके जो शब्द की रचना करते हैं उसे हम सामासिक पद कहते हैं या फिर समस्त पद कहते हैं। तो इसमें हमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो जो पहले वाला पद होगा उसको हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में पद आएगा उसको हम उत्तर पद कहेंगे। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह सामासिक पदों के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हमने सामासिक पद की रचना कर दी और जब हम उसके संबंध को कि किस प्रकार से हमने इस पद की रचना की है, हमने इस पद को बनाया है, उसके जब हम संबंध को बताने की प्रक्रिया करते हैं, उसका कार्य जब हम करते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समस्त जो पद है उनको अलग अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करके जब हम बताते हैं वो कहलाता है समास विग्रह। समास के भेद। अब हम समास के भेदों के विषय में जान लेते हैं। समास के जो होते हैं वो भेद होते हैं 6। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है, कैसे हम करते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें विशेषण विशेष्य, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या फिर तुलना की जाती है। तो जो कर्मधारय समास होता है तो उसमें जब दो पद होंगे तो जो दूसरा वाला उत्तर पद जो होगा उसकी प्रधानता होगी, वो मुख्य होगा। और दोनों पदों में क्या होता है, या तो वो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा उन दोनों में, या फिर उपमेय और उपमान का। विशेषण विशेष्य का मतलब यानी कि एक पद तो विशेषता बताने वाला होगा और दूसरा पद वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही उपमेय उपमान, एक शब्द होगा जिसकी उपमा दी जा रही है और दूसरा शब्द होगा जिससे उपमा दी जा रही है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले विशेषण और विशेष्य वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इनको कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। सज्जन, जो हमारा शब्द बना है वो है सज्जन, समास करके जो पद बना है। सत, पहला पद है सत, दूसरा पद है जन, तो समास विग्रह हुए सत अच्छा, जन आदमी। तो सत यानी कि उसकी अच्छाई बताई है और विशेष्य क्या हो गया, आदमी की। ये जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होते हैं और जो विशेषता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे सत विशेषता इसलिए वो विशेषण है और आदमी की बता रहे हैं तो वो विशेष्य है। ऐसे ही नील कमल, नील और कमल, नीला कमल, अगर हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो नीला क्या हो गई,
तो जो नीला है वो विशेषता है, तो वो नील विशेषण हो गया, और कमल ये विशेष्य हो गया, क्योंकि कमल की विशेषता है कि वो नीला है। ऐसे ही अगर पहला पद विशेष्य और दूसरा विशेषण है तो किस प्रकार से शब्दों की रचना होगी? नराधम। नर इसमें पहला पद है और दूसरा पद है अधम। तो पहला पद विशेष्य यानी कि नर, और अधम मनुष्यों में है जो अधम, विग्रह करेंगे हम जब इसका, तो अधम क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ऐसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पहला पद पुरुष और दूसरा पद है उत्तम। उत्तम विशेषता हो गई और पुरुष विशेष्य हो गया। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, तो मुनि क्या हो गया? पहला पद है वो विशेष्य हो गया, क्योंकि मुनि की तो विशेषता बता रहे हैं, और क्या विशेषता है उनकी? वो श्रेष्ठ है, ये विशेषण। तो ये है कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब है पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय। उपमेय उपमान के संबंध वाले, तो कनक लता, पहला पद है कनक और दूसरा पद है लता। कनक के समान लता, तो कनक से हम क्या कर रहे हैं? लता की तुलना कर रहे हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो हम मुख की उपमा दे रहे हैं किससे? चंद्रमा से, मुख को चंद्रमा के समान बता रहे हैं। ऐसे ही उपमेय में क्या है? पहला पद उपमेय तथा दूसरा उपमान। इसमें क्या कर रहे हैं? समस्त पद है मुख चंद्र, समास विग्रह चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख, तो मुख की क्या कर रहे हैं हम? मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। ऐसे ही चरण कमल, चरण कमल रूपी चरण, चरण कमल, पहला पद है उपमेय, चरणे, चरणों की उपमा दे रहे हैं हम किससे? कमल से, चरणों को कमल के समान बता रहे हैं। तो ये उपमेय और उपमान का संबंध है। उपमेय जिसकी क्या होती है? जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए, वो होती है उपमेय, और उपमान जिसकी तुलना की जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध होगा या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, कहा जाता है। इस समास के समस्त पदों में पूर्व पद आ तक, प्रति प्रत्येक, यावत तक, बे बिना, हर प्रत्येक, यथा अनुसार आदि होते हैं। इसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पहला जो पद होता है वो अव्यय होगा, और वो क्या करेगा? पूरे पद को भी बना देगा अपने अनुसार ही। अव्यय, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कभी भी उनमें बदलाव नहीं आता। पूर्व पद अव्यय होने के कारण ही इसका नाम अव्ययीभाव समास है। और जो अव्यय पूर्व पद के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो होते हैं आ, प्रति, यावत, बे, बिना, हर तथा यथा। अब हम इनसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। समस्त पद, उप तट, तो इसमें पूर्व पद है उप, उत्तर पद है तट, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो बन रहा है तट के समीप। तो हम यहाँ देख रहे हैं पूर्व पद जो है वो अव्यय है उप, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही आ जन्म, आ जमा जन्म, जन्म से लेकर, अगर हम विग्रह कर रहे हैं। प्रतिक्षण, प्रति जमा क्षण, एक एक क्षण। बेशक, बे जमा शक, शक के बिना। ऐसे ही आगे हैं हाथों हाथ, हाथों जमा हाथ, हाथ हाथ में। यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति, शक्ति के अनुसार। या वो जीवन, यावत जमा जीवन, जीवन पर्यंत। हर साल, हर जमा साल, प्रत्येक साल। तो हमने इन सारे उदाहरणों में देखा कि जो भी पूर्व पद दिए गए हैं, उप, आ, प्रति, बे, हाथों, यथा, यावत, हर, सभी क्या है? एक ना एक अव्यय शब्द है, और इनको मिलाकर ही समास की रचना की गई है। इसीलिए इस समास को हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता। तो वो जो अव्ययीभाव समास में जो भी हम अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। और ये हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण में
कभी भी रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अव्यय जो होते हैं वो अभिकारी अभिकारी शब्द कहे जाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद, जो पूर्व पद है और उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं। और जब भी हम उनको अलग अलग करेंगे, उनका विग्रह करेंगे, तो बीच में और, अथवा, या फिर एवं लगता है। द्वंद्व समास इसलिए इसको कहा जाता है दोनों बराबर हैं, दोनों में एक तरीके से एक युद्ध चलता रहता है कि मैं बड़ा दोनों बराबर होते हैं। तो जैसे, और इसमें एक बात और भी है, या तो जो दोनों पद होते हैं वो या तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो समस्त पद अनजल, समास विग्रह की हमने अन और जल। और ऐसे ही दिन रात, दिन और रात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो जब भी ये वाला समास होगा तो इनमें जो दो शब्द होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूहवाची भी होता है। जैसे, तो इस समास में ज्यादातर क्या होता है, जो पहला पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक हम उसे विशेषण कह सकते हैं, संख्या दी होती है कुछ ना कुछ, इसीलिए जो पहला वाला पद होता है वही मुख्य होता है। जैसे उदाहरण, चौराहा, चार राहों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। जब भी हम विग्रह करते हैं तो ये समूह के रूप में हम इसको लिखते हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, पंच पात्र, पांच पात्रों का समूह। इस समास को समूहवाची समास कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, कट बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। क्या होता है इसमें, जैसे कि हमने अभी तक सारे समासों में पढ़ा कि कोई ना कोई पद प्रधान है, लेकिन बहुव्रीहि समास अकेला ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद मुख्य नहीं होता, बल्कि वो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, इसमें अन्य पद प्रधान रहता है। और जो बहुव्रीहि समास के द्वारा जिस शब्द की रचना होती है वो एक तरीके से विशेषण का कार्य, विशेषता का कार्य करता है, उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। समस्त पद है सुलोचना, तो इसका अगर हम विग्रह कर रहे हैं, सुंदर है लोचन जिसके, वह अर्थात नारी। तो इसमें हमने देखा सु और लोचना, दो शब्द है सुलोचना में, और सुंदर है लोचन जिसके, जब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, जिसके वह, अगर हम यहीं तक इसे छोड़ दे तो ये पूर्ण नहीं होगा समास। इसके लिए हमें तीसरे पद की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्य पद की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे अर्थात नारी। गजानन, गज और आनंद दो शब्द हैं। गज का है आनंद सिर जिसका, वह। हमेशा ये वाला समास एक तीसरी चीज की ओर संकेत करते हुए रुक जाता है, इसलिए हमें तीसरा अर्थ देना ही पड़ता है। जैसे अर्थात गणेश, गजानन का गणेश। नेक्स्ट है समस्त पद है, फिर समास विग्रह है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात शिव। तो हमने इन सभी शब्दों में देखा कि किस प्रकार से दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरे शब्द की ओर संकेत तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं और अन्य पद को ही प्रधान बना रहे हैं। तो ये है हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का, के, की, को, के, लिए, से, में, पर का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा कि उत्तर पद तो प्रधान रहेगा, और लेकिन जो दोनों पद आएंगे, दोनों पदों के बीच परसर्गो हम कह सकते हैं, विभक्तियां हम कह सकते हैं, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। और हमारे परसर्ग कौन से होते हैं, का, के, की, को, के, लिए, से, में, पर, इन चिन्हों का लोप हो जाता है, इसीलिए इसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समस्त पद है देशभक्ति,
समास विग्रह किया देश के लिए भक्ति। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि देशभक्ति में के लिए पर्सन का लोप हुआ है। समस्त गंगा जल, गंगा का जल, का लोप हुआ है। तो हम इनको कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं और विभक्ति भी कह सकते हैं। तो इसी के आधार पर इस समास के 6 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, गांव को गत, गया हुआ, या फिर ग्राम को गत कह सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं गांव को गया हुआ। तो हमने देखा दोनों उदाहरण में को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। और हम जानते हैं कि जो कर्म कारक में को विभक्ति जो चिन्ह होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है। करण तत्पुरुष, अब जो अगला है, इसमें जब करण तत्पुरुष का जब हम लोप करते हैं तो तृतीय विभक्ति का लोप होता है। और तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से अथवा द्वारा। ठीक है, तृतीय विभक्ति के चिन्ह का इसमें लोप होता है। जैसे उदाहरण शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। जब भी हम विग्रह करेंगे तो करण कारक की वो वाली विभक्ति इसमें आ जाएगी। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति के का चिन्ह के लिए का लोप होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, वो जो कि चतुर्थी विभक्ति में आता है। अगर हम इसके शब्दों का विग्रह करें तो के लिए चिन्ह आ जाएगा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो हम इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से ही तत्पुरुष समास की पहचान करते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है। इसमें करण है, कर्म है, संप्रदान है, या फिर और कोई सा है। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, पंचमी विभक्ति का लोप होगा। इसमें अपादान कारक की पंचमी विभक्ति चिन्ह से अलग होने में का लोप होता है। तो हम जानते हैं अपादान जो कारक है उसमें पंचमी विभक्ति आती है जिसका चिन्ह होता है से, जो कि कर्ण कारक में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। उदाहरण है धनहीन, धन से हीन। जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि का लोप होता है। जैसे जो संबंध तत्पुरुष समास है उसमें संबंध कारक की विभक्तियों का लोप होता है, जो कि हम जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति होती है और चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। अगर हम समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो इस प्रकार से होगा राजकुमार, राजा का कुमार। देशवासी, देश का वासी। भूदान, भू का दान। गंगा जल, गंगा का जल। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि का, की, के, ये सबका मोस्टली इसमें तो जो उदाहरण है उसमें तो का लोप दिखाया गया है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह आ जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में पर ऊपर आदि का लोप होता है। जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत, शरण में आया हुआ। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो ये अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं में और पर, इनका ऊपर आदि का लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं वाले चिन्ह। और जब हम विग्रह करते हैं तो ये वाले चिन्ह हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे शास्त्र में निपुण, हमने देखा में, आप बीती, आप पर बीती, ये सारे इसके उदाहरण थे। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का एक भेद नियय समास भी है। नियय समास जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो से नियय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अपूर्ण, न पूर्ण। अनादि, न आदि। अस्थिर, न स्थिर। असंभव, न संभव। तो ये जो समास है ये ऐसा समास है जिसमें पहला ही पद निषेधात्मक होता है, यानी कि किसी चीज के लिए ना करने वाला होता है, नेगेटिव में जाता है ये हमेशा। तो जैसे हमने देखा अपूर्ण, न पूर्ण। अनादि, न आदि। अस्थिर, न स्थिर। असंभव, न संभव। ज्यादातर जो यानी कि जब हम समस्त पद बना रहे होंगे तो वो जो समस्त पद है वो अ से शुरू हो रहा होगा। नेक्स्ट है
कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो बहुत सारे हमारे जो ऐसे शब्द हैं जिसमें हमें लगता है कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास एकदम एक समान है, बहुत सारे शब्द में दोनों ही समास आते हैं। तो इनमें जो अंतर है वो इस प्रकार है। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, जैसे नीलकंठ जिसका अर्थ है नीलाकंठ, जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और भिन्नार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थ वह अर्थात शिव। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में हम केवल अंतर इस प्रकार से लगा सकते हैं कि कर्मधारय होगा तो दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बहुब्रीहि समास होगा तो वो अपने अर्थ को ना बताकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा होगा। ये केवल अंतर विग्रह के आधार पर ही हमें पता चल सकता है। अगर हम विग्रह कर्मधारय के हिसाब से करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और अगर हम विग्रह बहुब्रीहि के हिसाब से करेंगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे शब्द है नीलकंठ, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास भी होता है और नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होता है। अगर हम इसका विग्रह करें नीलाकंठ तो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि दोनों में संबंध विशेषण और विशेष्य का है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव, तो ये जो हमारा विग्रह है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हो रहा है। तो हम विग्रह के हिसाब से इसका बता सकते हैं कि कौन सा समास है और कौन सा नहीं है। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि और समास को भी कई लोग एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संधि में हम हमेशा वर्णों का मेल करते हैं, दो वर्णों को मिलाते हैं और नए वर्ण की रचना नए शब्द की रचना करते हैं, जबकि समास में हम दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द की रचना करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए मुझसे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं संधि, समास, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेदन। तो उसे हम कहते हैं समास। बी विकल्प हमारा सही है, बी विकल्प वाले गोले को कर देते हैं। नेक्स्ट है, जिस समास में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को का लोप होता है वह समास होता है संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होता है कर्म तत्पुरुष, यानी कि सी विकल्प हमारा सही है। उस पर लगा देते हैं हम सी विकल्प के ऊपर। इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? राजकुमार, त्रिवेणी, राजा रंग, गजानन। तो राजा रंग। अगर हम विग्रह करेंगे राजा और रंग, इसमें योजक चिन्ह भी है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो एकदम सही है। सी विकल्प पर लगा देते हैं गोला। नेक्स्ट है, इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन, नीलकंठ, पीतांबर, ये सभी। तो ये सारे ही बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो लगाते हैं विकल्प डी पर सुमेल कीजिए। तो बच्चों नीचे दो कॉलम है जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए लगाते हैं इनको, क्योंकि पहले कॉलम में शब्द दिए गए हैं और दूसरे में उनसे संबंधित अर्थ हैं। करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं पंकज। पंकज मतलब कमल। लंबोदर, लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को। नेक्स्ट है चंद्रमौली, चंद्रमौली कहा जाता है शंकर को। और सुलोचना, सुलोचना कहते हैं नारी को। तो बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा समास के विषय में कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। जब हम बहुत सारे पदों को संक्षिप्त रूप दे देते हैं, उनको छोटा करके लिख देते हैं, तो वही कहलाते हैं समास। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे जिससे कि आप समझ पाए कि वास्तव में समास है क्या, आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकें। आप अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।